मैं विपिन कुमार दुबे झारखंड काडर में एक डिप्टी कलेक्टर हूं। डिप्टी कलेक्टर के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य करने के दौरान मैंने सीएनटी की जमीन अर्थात आदिवासी मूलवासी की जमीन के संबंध में लोगों के मन में भ्रांतियां तथा इससे संबंधित समस्याओं को समझा है। उस दौरान मुझे ऐसा लगा कि एक पद विशेष पर रहकर मैं कुछ सीमित समस्याओं का समाधान कर सकता हूं, लेकिन यदि इसकी जानकारी एक एक व्यक्ति तक पहुंचाई जाए तब सभी लोग मिलकर इसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे और तब इसका समाधान जरूर होगा। लैंड रेवेन्यू सीरीज पर यह मेरा 9th लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में मैं सीएनटी की जमीन अर्थात आदिवासी मूलवासी की जमीन के संबंध में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि क्लास लंबा होने लगेगा तो मैं इसे 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में तोड़ दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से आप सबों से मेरा अपील है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और आदिवासी मूलवासी की जमीन और उनकी प्यारी सी संस्कृति को सुरक्षित रखने में अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करें। इससे आप अपने जीवन भर की कमाई गलत जगह पर लगाने से भी बच जाएंगे और अपने 2-3 पुश्त को मुकदमेबाजी में धकेलने से बचेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं इस सीएनटी एक्ट को। देखिए, सबसे पहले हम लोग सीएनटी को समझेंगे। सीएनटी का फुल फॉर्म है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। सीएनटी का फुल फॉर्म है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। यह एक्ट 1908 में बना था। 1908 में बना था अर्थात 1908 में ये लेजिस्लेट हुआ था और 11 नवंबर 1908 को यह लागू हुआ था। रिपीट करता हूं, सीएनटी का फुल फॉर्म है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ये 1908 में बना था अर्थात 1908 ईस्वी में लेजिस्लेट हुआ था और 11 नवंबर 1908 को यह एक्ट लागू हुआ था। इस एक्ट का विस्तार 3 कमिश्नरी में है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू। इस एक्ट का विस्तार 3 कमिश्नरी अर्थात 3 प्रमंडल में है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल। इन 3 प्रमंडल में जितने भी जिले आते हैं उन सभी जिलों में इस सीएनटी एक्ट का विस्तार है। अब एक बात मैं क्लियर कर दूं, 1908 में
जब ये बना था उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक ही साथ सम्मिलित थे और यह एक्ट अभी जो मैं आपको डील कर रहा हूं ये झारखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में डील कर रहा हूं और झारखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में ये उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में लागू है। अब संक्षिप्त में इस एक्ट के मैं मूल उद्देश्य को समझाना चाहता हूं। इस एक्ट का मूल उद्देश्य था कि किसी समुदाय विशेष की जमीन उसी समुदाय विशेष के पास रहे। रिपीट करता हूं, इस एक्ट का मूल उद्देश्य था किसी समुदाय विशेष की जमीन उसी समुदाय विशेष के पास रहे। मतलब यदि एसटी समुदाय मतलब आदिवासी समुदाय की जमीन है तो ये एसटी समुदाय के पास ही रहे। इसी प्रकार से यदि एससी समुदाय की जमीन है तो ये एससी समुदाय के पास ही रहे और यदि ये ओबीसी समुदाय की जमीन है तो ये ओबीसी समुदाय के पास ही रहे। मतलब किसी समुदाय विशेष का मालिकाना हक सुनिश्चित रखने के लिए इस कानून को लाया गया था। मतलब जिस समुदाय की जमीन है वो उसी समुदाय के दायरे में, उसी समुदाय के मालिकाना हक में या उसी समुदाय के दायरे में वो जमीन बनी रहे। यही इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें जो सबसे आज के टॉपिक के अनुसार जो सबसे मुख्य धारा है वो है सेक्शन 46 ऑफ सीएनटी एक्ट और सेक्शन 46 ऑफ सीएनटी एक्ट को बारीकी से और विस्तार से देखना पड़ेगा। एक एक सेक्शन 46 के एक एक सब सेक्शन को और एक एक प्रोवाइजो को विस्तार से आपको देखना होगा, तभी आप सीएनटी एक्ट की जमीन अर्थात आदिवासी मूलवासी की जमीन को ठीक से समझ पाएंगे। चलिए देखिए, सीएनटी एक्ट का सेक्शन 46(1)(a) क्या कहता है। किसी भी रैयत के द्वारा उसकी जमीन में उसके अधिकार का ट्रांसफर वैध नहीं होगा यदि ट्रांसफर लीज या मॉर्टगेज के माध्यम से 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किया जाए। यह सेक्शन स्पष्ट करता है कि किसी भी रैयत के द्वारा उसके जमीन में उसके अधिकार का ट्रांसफर मतलब उसके जमीन का ट्रांसफर वैध नहीं होगा यदि वह लीज या मॉर्टगेज के माध्यम से ट्रांसफर करे और उसकी अवधि 5 साल से अधिक के लिए हो। अर्थात किसी भी रैयत के द्वारा उसके जमीन का ट्रांसफर मतलब बिक्री या हस्तांतरण यदि लीज और मॉर्टगेज के माध्यम से किया गया हो और उसकी अवधि 5 साल से अधिक के लिए हो तो वह ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी रैयत अपने जमीन को लीज और मॉर्टगेज के माध्यम से दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन केवल और केवल 5 साल तक की अवधि के लिए। मैं इस लाइन को रिपीट करता हूं, कोई भी रैयत अपने जमीन को ट्रांसफर कर सकता है दूसरे व्यक्ति को लीज और मॉर्टगेज के माध्यम से केवल और केवल
अधिकतम 5 साल की अवधि के लिए, 5 साल से अधिक की अवधि के लिए नहीं कर सकता। अब यहां पर एक और निहितार्थ है, यहां पर लिखा है किसी भी रैयत के द्वारा, मतलब यहां पर एससी एसटी और ओबीसी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी रैयत के द्वारा मतलब इसमें जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी ये सभी आ जाएंगे और सेक्शन 46(1)A सभी रैयतों पर लागू होगा, चाहे वह जनरल कैटेगरी का हो, एससी कैटेगरी का हो या एसटी कैटेगरी का हो या ओबीसी कैटेगरी का हो। और वह मतलब कोई भी रैयत इस सेक्शन के तहत अपनी जमीन को दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है लीज और मॉर्टगेज के माध्यम से, लेकिन अधिकतम 5 ही साल तक की अवधि के लिए, उससे अधिक की अवधि के लिए नहीं। अब देखिए सेक्शन 46(1)A का एक अपवाद है जिसको अंग्रेजी में फर्स्ट प्रोवाइजो कहते हैं। इसी सेक्शन में ये लिखा हुआ है। ये फर्स्ट प्रोवाइजो या जो अपवाद है वो ये कहता है, पहले आप 46 आपके दिमाग में है कि उसमें कहा गया था कि लीज या मॉर्टगेज केवल 5 साल के लिए किया जा सकता है, उसी का ये अपवाद है। तो अपवाद ये कहता है कि भुगत बंधा मॉर्टगेज यदि किया जाए, ये विशेष प्रकार का बंधक है, इसको हम अगले क्लास में समझाएंगे। बस इतना याद रखिए कि यदि भुगत बंधा मॉर्टगेज किया जाए तो वो 7 साल की अवधि तक के लिए किया जा सकता है। और यदि कोई रैयत किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी के साथ बंधक रखता हो, मतलब किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी के साथ मॉर्टगेज कर रहा हो, तो वह अधिकतम 15 साल तक की अवधि के लिए मॉर्टगेज कर सकता है। अब इसको पूरा मैं पुनरावृत्ति करता हूं। सेक्शन 46(1)A ये कहता है कि कोई भी रैयत अपने जमीन को ट्रांसफर कर सकता है लीज और मॉर्टगेज के माध्यम से केवल 5 वर्षों के लिए, लेकिन उसका अपवाद है फर्स्ट प्रोवाइजो में। उसका अपवाद है फर्स्ट प्रोवाइजो में जो यह कहता है कि यदि भूत बंधा मॉर्टगेज करना हो तो 7 साल तक वो कर सकता है, और यदि रजिस्टर्ड सोसाइटी के साथ मॉर्टगेज करना हो तो 15 साल तक की अवधि के लिए किया जा सकता है। अब देखिए ये जो है आपका सीएनटी एक्ट का मूल क्रक्स है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये है सेक्शन 46 सेकेंड प्रोवाइजो सब सेक्शन ए। नाम रिपीट करता हूं, ये है सेक्शन 46 सेकेंड प्रोवाइजो सेक्शन ए। यह एक ट्राइबल व्यक्ति के द्वारा अर्थात आदिवासी व्यक्ति के द्वारा अपने जमीन के बिक्री के संबंध में प्रावधान का वर्णन करता है। देखिए ये कहता है एक एसटी व्यक्ति के द्वारा उपायुक्त की पूर्वानुमति से अपने जमीन को ट्रांसफर किया जा सकता है सेल मतलब बिक्री, एक्सचेंज मतलब बदलें, गिफ्ट मतलब दान और विल के द्वारा। किसको? किसी ट्राइबल व्यक्ति को ही, और वो भी वह ट्राइबल व्यक्ति उसी थाना क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जिस क्षेत्र में वो जमीन पड़ता है।
मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। यह सेक्शन ये करता है कि एक एसटी व्यक्ति अर्थात एक आदिवासी व्यक्ति के द्वारा उपायुक्त की पूर्वानुमति से अपनी जमीन को ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे? बिक्री के द्वारा, एक्सचेंज मतलब बदलैन के द्वारा, गिफ्ट मतलब दान के द्वारा, या विल के द्वारा। किसको? केवल किसी एसटी व्यक्ति को ही दिया जा सकता है, और वो भी वह एसटी व्यक्ति उसी थाना का निवासी होना चाहिए जिस थाना में जमीन पड़ता है, जिस थाना में जमीन पड़ता है। अब इस सेक्शन के माध्यम से सीएनटी एक्ट ये चाहता है कि एसटी समुदाय की जमीन एसटी समुदाय के पास ही रहे, और उसमें भी एक क्लॉज दिया गया कि उपायुक्त की पूर्वानुमति से, क्योंकि जब उपायुक्त की पूर्वानुमति की बाध्यता होगी रजिस्ट्री से पहले, तब पूरी छानबीन की जाएगी कि वास्तव में एसटी की जमीन एसटी को ही ट्रांसफर होने जा रही है या कहीं कोई गलती होने जा रही है। इससे ये पूरी छानबीन कर ली जाएगी, और उसमें ये चीज भी देख लिया जाएगा कि जो दूसरा एसटी व्यक्ति है जिसको ये जमीन दिया जा रहा है, वो उसी थाना का निवासी व्यक्ति है जिस थाना में जमीन पड़ता है। यह एक प्रकार से बहुत बड़ा कवरेज है एसटी लैंड के लिए या आदिवासी जमीन के लिए। इसीलिए जब आप देखिएगा किसी आदिवासी के द्वारा अपनी जमीन की बिक्री किसी दूसरे आदिवासी को की जाने लगती है, तब उपायुक्त की पूर्वानुमति के लिए आवेदन दिया जाता है। वह आवेदन अंचल में जाता है और अंचल से रिपोर्ट तैयार होता है कि विक्रेता एसटी है, क्रेता एसटी है, क्रेता उसी थाना क्षेत्र का निवासी है जिस थाना क्षेत्र में जमीन पड़ता है। ये सारी रिपोर्ट सीओ के माध्यम से, डीसीएलआर के माध्यम से उपायुक्त तक जाती है, डीसी तक जाती है, जिला के डीसी तक जाती है, और जब उनकी अनुमति हो जाती है तभी उस जमीन की रजिस्ट्री होती है। एक बात फिर दोहराता हूं, किसी एसटी व्यक्ति के द्वारा, मतलब किसी आदिवासी व्यक्ति के द्वारा उपायुक्त की पूर्वानुमति से अपनी जमीन को ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे? तो सेल या बिक्री के माध्यम से, एक्सचेंज या बदलैन के माध्यम से, गिफ्ट या विल के द्वारा। और किसको दिया जाएगा? तो केवल एसटी व्यक्ति को ही दिया जा सकता है, और वो भी वह व्यक्ति वो भी क्रेता, जो मतलब ये जो जमीन दिया जा सकता है वो एसटी व्यक्ति को ही दिया जा सकता है, और वो खरीदार एसटी उसी थाना क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जिस थाना क्षेत्र में वह जमीन पड़ता है। अब देखिए सेक्शन 46 सेकेंड प्रोवाइजो सब सेक्शन बी, यह एससी और ओबीसी समुदाय के जमीन की बिक्री के बारे में, हस्तांतरण के बारे में डील करता है। मैं रिपीट करता हूं, सेक्शन 46 सेकेंड प्रोवाइजो सब सेक्शन बी, यह एससी और ओबीसी समुदाय के हस्तांतरण के बारे में डील करता है। ये सेक्शन कहता है कि एक एससी या ओबीसी व्यक्ति उपायुक्त की पूर्वानुमति से अपनी जमीन को ट्रांसफर कर सकता है, अपनी जमीन को ट्रांसफर कर सकता है 5 तरीकों से।
सेल मतलब बिक्री, एक्सचेंज मतलब बदलान, गिफ्ट मतलब दान, एक विल और पांचवा लीज। यहां 5 तरीके दिए गए हैं ट्रांसफर करने के। और किसको? तो किसको करेंगे? तो वो किसी एससी या ओबीसी को ही कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इस चीज को। वहां एसटी व्यक्ति थे और एसटी को ही ट्रांसफर कर सकते थे। यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां पर क्या दिया हुआ है? एक एससी या ओबीसी व्यक्ति उपायुक्त की पूर्वानुमति से अपनी जमीन को ट्रांसफर कर सकता है 5 तरीकों से। सेल मतलब बिक्री, एक्सचेंज मतलब बदलान, गिफ्ट, विल और लीज के माध्यम से। इन 5 तरीकों से ट्रांसफर कर सकता है। किसको करेगा? तो किसी एससी या ओबीसी को ही कर सकता है। और वो भी खरीदने वाला एससी या ओबीसी व्यक्ति उसी जिला का निवासी होना चाहिए जिस जिला में वह जमीन पड़ता होगा। अब अगर बहुत सरल शब्दों में इसको कहें तो एक एससी या ओबीसी व्यक्ति उपायुक्त की पूर्वानुमति से, मतलब डीसी साहब की पूर्वानुमति से अपनी जमीन को ट्रांसफर कर सकता है 5 प्रकार से। बिक्री या सेल मतलब बिक्री, एक्सचेंज मतलब बदलान, गिफ्ट, विल और लीज के माध्यम से। किनको? किसी एससी व्यक्ति को या ओबीसी व्यक्ति को ही, और किसी दूसरे को नहीं। किसी एससी या ओबीसी व्यक्ति को ही दे सकता है। और वो भी वह एससी या ओबीसी व्यक्ति उसी जिले का निवासी होना चाहिए जहां पर वह जमीन पड़ता होगा। अब इसको 2 टुकड़ों में आप बांटिए। एक एससी व्यक्ति उपायुक्त की पूर्वानुमति से जमीन को ट्रांसफर करेगा इन 5 तरीकों से दूसरे एससी व्यक्ति को ही, जो कि उसी जिला का निवासी हो जहां जमीन पड़ता हो। और फिर इसका दूसरा टुकड़ा, एक ओबीसी व्यक्ति उपायुक्त की पूर्वानुमति से अपना जमीन ट्रांसफर कर सकता है इन 5 में से किसी तरीके से दूसरे ओबीसी को ही, और वो भी वह ओबीसी उसी जिले का निवासी होना चाहिए जिस जिले में वह जमीन पड़ता होगा। अब देखिए, एक चीज आपको मैं यहां पर समझाना चाहता हूं। पिछले केस में जहां एक ट्राइबल व्यक्ति अर्थात आदिवासी व्यक्ति के द्वारा अपने जमीन के ट्रांसफर के बारे में प्रावधान किया गया था, और इस वाले में जहां एससी और ओबीसी के द्वारा जमीन के ट्रांसफर का प्रावधान किया गया है, इन दोनों में एक अंतर है। अंतर यह है कि उस केस में केवल 4 ही तरीके से जमीन ट्रांसफर हो सकते थे। उस केस में लीज का प्रावधान नहीं था। लेकिन एससी और ओबीसी के केस में एक 5वां तरीका भी है ट्रांसफर का, और 5वां तरीका लीज है। दूसरा, एसटी व्यक्ति के जमीन के केस में जो खरीदार है वो उसी थाना क्षेत्र का होना चाहिए। थाना क्षेत्र का, जिस थाना में जमीन है, यहां पर उस दायरे को बढ़ा दिया गया है। और इस केस में एससी और ओबीसी के केस में खरीदार एससी या ओबीसी व्यक्ति उस जिले का होना चाहिए जिस जिले में वो जमीन पड़ता है। मतलब यहां पर जो क्षेत्र है वह थाना से बढ़ाकर जिला कर दिया गया है, और उस जिले का कोई भी एससी या ओबीसी व्यक्ति खरीदार हो सकता है। अब देखिए, सेक्शन 46 सेकेंड प्रोवाइजो सब सेक्शन सी
यह कहता है कि कोई भी रैयत, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, किसी भी ऋण देने वाली संस्था, मतलब जो लोन देती है उस संस्था को, जो कि रजिस्टर्ड सोसाइटी या बैंक हो, एसबीआई या दूसरा सरकारी बैंक हो, केंद्र सरकार का कोई कंपनी या निगम हो, या राज्य सरकार का कोई कंपनी या निगम हो, उसको अपना जमीन दे सकता है। अब समझिए ये क्या कहना चाहता है। कोई भी रैयत, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, किसी ऋण देने वाली संस्था जो कि रजिस्टर्ड सोसाइटी या बैंक हो, जो एसबीआई या कोई सरकारी बैंक हो, या केंद्र सरकार का कंपनी या निगम हो, या राज्य सरकार का कंपनी या निगम हो, उसको अपना जमीन दे सकता है। ये प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को भूमि को रखकर ऋण लेना हो, भूमि रखकर ऋण लेना हो, तो वो ऋण कैसे लेगा। इसीलिए इस सब सेक्शन में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी रैयत किसी ऋण देने वाली इस प्रकार की संस्था को अपनी जमीन रखकर या देकर उससे ऋण प्राप्त कर सके। यहां पर ये ध्यान दीजिए, यहां पर बिक्री के लिए बात नहीं की गई है। आदिवासी की जमीन आदिवासी को ही बिक्री होगी, एससी की जमीन एससी को और ओबीसी की जमीन ओबीसी को। वो पीछे के हम दो जगहों पर देखे हैं। यहां पर केवल ये दे सकता है ऋण देने वाली संस्था को, ताकि इसको ऋण मिल सके। और इसीलिए ये प्रावधान किया गया है कि वो किसी भी वर्ग का रैयत हो, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, सबको ये छूट दी गई है कि वो ऋण देने वाली संस्था को जमीन देकर ऋण ले सकता है। अब देखिए सेक्शन 46 सेकेंड प्रोवाइजो सब सेक्शन डी, ये एक जनरल व्यक्ति के द्वारा जमीन में या उसके जमीन बिक्री के अधिकार के बारे में ये डील करता है। और भी सरल शब्दों में कहें तो सेक्शन 46 सेकेंड प्रोवाइजो सब सेक्शन डी जनरल कैटेगरी की जमीन के बारे में डील करता है, सामान्य वर्ग की जमीन के बारे में डील करता है। यह सेक्शन कहता है कि कोई भी जनरल कैटेगरी का रैयत अपने जमीन को ट्रांसफर कर सकता है, सेल, एक्सचेंज, दान, वील, मॉर्टगेज या अन्य किसी भी माध्यम से किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। अब इस लाइन को फिर से देखिए, कोई भी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति अपने जमीन को ट्रांसफर कर सकता है, सेल, एक्सचेंज, दान, विल, मॉर्टगेज या अन्य किसी भी माध्यम से किसी भी व्यक्ति को। अब इसका मीनिंग क्या है? तो सबसे पहली बात है कि जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को अपने जमीन को ट्रांसफर करने से पहले उपायुक्त से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। वो बिना उपायुक्त के अनुमति के अपनी जमीन को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा, किस माध्यम से करेगा? तो वो सेल मतलब बिक्री, एक्सचेंज मतलब बदलान, दान, विल, मॉर्टगेज या और भी कोई माध्यम होता होगा तो उस माध्यम से भी कर सकता है। अब किसको करेगा? तो वो जनरल को भी कर सकता है, एससी को भी कर सकता है, एसटी को भी कर सकता है, ओबीसी को भी कर सकता है। मतलब एक जनरल व्यक्ति अपनी जमीन को किसी भी जाति के व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। और एक और बात आप देखिए, मतलब कोई जातिगत सीमा नहीं है, साथ ही इसमें कोई भौगोलिक सीमा भी नहीं है कि खरीदार व्यक्ति उसी थाना का होना चाहिए या खरीदार व्यक्ति उसी जिला का होना चाहिए। ऐसी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, वो व्यक्ति कहीं का भी हो सकता है। मतलब एक जनरल कैटेगरी का रैयत अपने जमीन को ट्रांसफर कर सकता है बिना उपायुक्त के पूर्वानुमति की जरूरत नहीं है। और
किसी भी माध्यम से, बिक्री से, एक्सचेंज से, दान से, विल से, मॉर्टगेज से या किसी माध्यम से, और किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो या कहीं का भी रहने वाला हो, वो किसी को भी जमीन ट्रांसफर कर सकता है। अब जो है ये जनरल कैटेगरी के बारे में हुआ। अब देखिए सेक्शन 46 सब सेक्शन 3 ये कहता है कि ऊपर जितने भी तरीके बताए गए जमीन के ट्रांसफर के, यदि उन बताए गए तरीकों के विरुद्ध कोई भी रजिस्ट्री आता हो तो वो रजिस्ट्री नहीं किया जाएगा। और यदि ऐसा कोई ट्रांसफर जो कि ऊपर बताए गए नियम के विरुद्ध हो गया हो तो कोई भी कोर्ट, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट हो, चाहे वो रेवेन्यू कोर्ट हो, उसको उस ट्रांसफर को मान्यता नहीं देगी। एक बार फिर दोहराता हूं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 46 सब सेक्शन 3 ये कहता है कि जमीन के ट्रांसफर के संबंध में सेक्शन 1 में ऊपर जो तरीके बताए गए हैं उन तरीकों के विरुद्ध यदि कोई ट्रांसफर आता है तो रजिस्ट्रार उसकी रजिस्ट्री नहीं करेगा। और दूसरा, यदि ऊपर बताए गए उन नियमों के विरुद्ध कोई ट्रांसफर हुआ हो तो कोई भी कोर्ट, न तो सिविल कोर्ट, न तो कोई क्रिमिनल कोर्ट, न ही कोई रेवेन्यू कोर्ट उसको मान्यता देगा। कोई भी कोर्ट उसको मान्यता नहीं देगा। अब देखिए सेक्शन 46 सब सेक्शन 3A ये कहता है कि अगर कोई भी जमीन के बारे में सिविल मुकदमा हो, सिविल मुकदमा, कोई भी जमीन के बारे में सिविल मुकदमा हो जिसमें एक तरफ एसटी या आदिवासी हो और दूसरे तरफ नॉन एसटी मतलब गैर आदिवासी हो, मतलब वो एससी, ओबीसी या जनरल कोई भी हो, तब इस प्रकार के सिविल मुकदमा में उस जिले के डीसी मतलब उपायुक्त आवश्यक रूप से पार्टी रहेंगे। ये इसलिए किया गया है ताकि, क्योंकि बिना डीसी के पूर्वानुमति के तो एसटी के जमीन का ट्रांसफर संभव नहीं था। तो यदि हो गया उनकी बिना पूर्वानुमति के तो कहीं ना कहीं उन पर भी इसका आरोप जाता है, इसलिए उनको इसमें आवश्यक पार्टी बनाया गया है। दूसरा, आवश्यक पार्टी बनाने से वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि एसटी के जमीन का ट्रांसफर गलत तरीके से न हो सके। अब मैं दोहराता हूं आपकी क्लैरिटी के लिए। सेक्शन 46 सब सेक्शन 3A ये कहता है कि किसी भी जमीन से संबंधित कोई भी सिविल नेचर का मुकदमा जिसमें एक तरफ एसटी अर्थात आदिवासी व्यक्ति हो और दूसरी तरफ नॉन एसटी अर्थात गैर आदिवासी व्यक्ति मतलब एससी, ओबीसी या जनरल में से कोई हो, तो इस केस में उस जिले के डीसी अर्थात उपायुक्त आवश्यक रूप से पार्टी होंगे। ऐसा करने से उपायुक्त ये ख्याल रखेंगे कि एसटी के जमीन का ट्रांसफर गलत तरीके से नहीं हो सके। अब देखिए इसके बाद जो है बाकी के सेक्शंस में ये बताया गया है कि यदि किसी एसटी के जमीन का ट्रांसफर गलत तरीके से हो गया है तब आवेदन पड़ने पर डीसी उसमें क्या क्या करेंगे, कैसे वो गलत व्यक्ति को उस जमीन से निकालेंगे, कैसे वे ओरिजिनल एसटी व्यक्ति को उस पर कब्जा दिलाएंगे, कैसे यदि उस पर कोई मकान बन गया हो तो उस मकान का मुआवजा तय करेंगे,
या कैसे वो उस मकान को गिरवाएंगे या किस परिस्थिति में एसटी लैंड पर बने हुए मकान को डीसी रेगुलराइज करेंगे, इन सारी बातों को विस्तार से मैं अगले क्लास में डील करूंगा। अब ये क्लास ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए इस क्लास में मैं यहीं तक डील कर रहा हूं। आगे यदि गलत तरीके से, मतलब ऊपर बताए गए नियम के विरुद्ध अगर कोई एसटी लैंड की रजिस्ट्री हो गई हो तो डीसी क्या क्या करेंगे, कैसे उस जमीन को एसटी को वापस दिलाएंगे या किस परिस्थिति में उस गलत ट्रांसफर को वैलिडेट कर सकते हैं, ये सारी बातों की चर्चा मैं अगले क्लास में करूंगा। थैंक यू।